हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है पब्लिक डेबिट, सार्वजनिक ऋण। इसमें हम देखेंगे सार्वजनिक ऋण क्या होता है, या जो सार्वजनिक ऋण है उसके क्या क्या स्रोत हैं, या उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जा सकता है, या जो सार्वजनिक ऋण सरकार के द्वारा लिया जाता है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। तो जो भी आपका सार्वजनिक ऋण है उसका उसका जो सार्वजनिक ऋण है उसके पर्सन की जो परिचर्चा है वो अर्थशास्त्र में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सार्वजनिक ऋण के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो राजकोषीय नीति के एक संयंत्र के रूप में सार्वजनिक ऋण का उद्गम हाल ही के वर्षों में हुआ है। परंपरावादी अर्थशास्त्री जो घाटे के बजट के पक्ष में नहीं थे, इनके जो सरकार के द्वारा जो घाटे का बजट बनाया जाता है, इनके जो आय सरकार की कम होती है और एक्सपेंड जो व्यय होता है वो सरकार का ज़्यादा हो जाता है, तो उसी को हम घाटे का बजट कहते हैं। तो इस प्रकार के वो पक्ष में नहीं थे और न ही सार्वजनिक ऋण के वो पक्ष में थे। लेकिन जब से 1936 के अंदर 1936 में लॉर्ड केन्स की एक पुस्तक लिखी गई थी, लॉर्ड केन्स के द्वारा प्रकाशित हुई थी, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी, काफ़ी फेमस बुक थी जो। तो उसके प्रकाशन के बाद आर्थिक विकास के लिए जो घाटे की वित्त व्यवस्था का महत्व और इसी प्रकार सार्वजनिक ऋण का महत्व क्या है बढ़ गया। लॉर्ड केन्स की बुक के प्रकाशन के बाद 1936 के बाद जो घाटे की वित्त व्यवस्था का जो महत्व था और जो सार्वजनिक ऋण का जो महत्व था वो दोनों ही क्या हो गए, बढ़ गए। व्यय और आय में आय अंतर को जिस प्रकार सरकार क्या करती है, जो भी एक्सपेंडिचर करती है, व्यय करती है, वो व्यय क्या कर देती सरकार, कई योजनाओं पर ज़्यादा कर देती है, सरकार की आय कम होती है और व्यय ज़्यादा कर देती है। तो इस प्रकार जो व्यय और जो आय होती है उसमें जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है, उसको किसके द्वारा पूरा किया जा सकता है, उसको ऋण लेकर पूरा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो भी आपके आर्थिक विकास के लिए विश्व के लगभग सभी देशों ने अपने एकत्रित राजस्व से अधिक व्यय करना शुरू कर दिया है। जो भी हम देखते हैं वे विश्व के जितने भी देश हैं उन्होंने अपने आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए अपने आय से ज़्यादा क्या है व्यय करना शुरू कर दिया है। अगर हम कुछ वर्षों में देखें तो प्रत्येक देश के सार्वजनिक व्यय में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से जो आय और जो व्यय में अंतर आता है उसको ऋण लेकर क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं आपका मीनिंग ऑफ पब्लिक डेबिट, जो आपका सार्वजनिक ऋण है उसका क्या अर्थ है। अपने अधिक एवं अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सरकार विभिन्न स्रोतों से जो ऋण लेती है, यानी कि जो भी उसका ज़्यादा व्यय हो जाता है, अतिरिक्त व्यय हो जाता है, उसको पूरा करने के लिए सरकार जो है विभिन्न स्रोतों से जो ऋण लेती है उसे सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। इससे प्राय सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर्जे हैं, इनके सरकार के द्वारा जो भी कर्जे लिए जाते हैं अपने व्यय को पूरा करने के लिए या अपने घाटे के बजट को संतुलित करने के लिए जो भी कर्जे लिए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पब्लिक डेबिट कहते हैं, पब्लिक ऋण कहते हैं, सार्वजनिक ऋण कहते हैं। अगर कोई भी डेफिनेशन की अगर बात करें तो टेलर के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो सरकारी ऋण सरकार द्वारा बैंकों, व्यावसायिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों से लिया गया कर्ज है। इनके जो आपका सार्वजनिक जो ऋण होता है, सरकारी जो ऋण होता है वो सरकार के द्वारा बैंकों से या फिर जो भी आपकी व्यावसायिक जो संस्थाएं हैं या व्यक्तियों से जो लिया गया कर्जा है, इनके जो कर्जा सरकार के द्वारा लिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक ऋण कहते हैं। फिर इसके अंदर एक और देखते हैं हम सार्वजनिक तथा निजी ऋण क्या होते हैं। सार्वजनिक ऋण का तो आपको पता चल गया भाई क्या होता है, सरकार के द्वारा जो भी कर्जा लिया जाता है अपने व्यय को पूरा करने के लिए उसी को हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक ऋण कहते हैं। निजी ऋण वह ऋण है जो व्यक्ति अपने उपभोग के लिए दूसरे व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से लेता है, यानी कि जो एक व्यक्ति अपने उपभोग के लिए दूसरे व्यक्तियों से या संस्थाओं से जो ऋण लेता है उसको हम निजी ऋण कहते हैं। और इसी प्रकार जो सार्वजनिक ऋण होता है सरकार के द्वारा लिया जाने वाला ऋण है, इसमें आगे दोनों में असमानता और समानताएं हैं वो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। आगे हम देखते हैं जो आपका इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक डेबिट, सार्वजनिक ऋण का क्या महत्व है, या हम कह सकते हैं भी सरकार के द्वारा ऋण क्यों लिया जाता है, ऐसी क्या सरकार को ज़रूरत पड़ती है भाई उसको ऋण लेना पड़ता दूसरे देशों से या अपने देश के अंदर ही जो भी आपकी बैंक संस्थाएं हैं या जो लोग हैं उनके द्वारा उनसे ऋण लेना पड़ता है। तो सरकार के द्वारा ऋण क्यों लिया जाता है या जो आपका सार्वजनिक जो ऋण है उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे संतुलित बजट की नीति में विश्वास रखते थे, यानी कि जो भी क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे वो संतुलित बजट यानी कि सरकार की आय और सरकार के व्यय क्या होने चाहिए,
बराबर होने चाहिए। तो इस प्रकार संतुलित बजट की नीति में वे क्या करते थे, विश्वास रखते थे। ये सार्वजनिक ऋण को उचित नहीं मानते थे, परंतु वर्तमान समय में सरकार के आर्थिक और विकास संबंधी कार्य बहुत बढ़ गए हैं। इन कार्यों में वृद्धि होने के फलस्वरूप सामाजिक व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। सार्वजनिक व्यय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को पूरा करने के लिए सरकार को कई साधनों से धन प्राप्त करना पड़ता है। इन साधनों में सार्वजनिक ऋण का काफ़ी महत्व बढ़ गया है। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं, सबसे पहले वो आर्थिक विकास के लिए, अविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में किए जाने व्यय में काफ़ी वृद्धि हुई है। यानी कि सरकार क्या करती है, जो भी अविकसित देश होते हैं उनके आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक व्यय में क्या करती है, वो ज़्यादा वृद्धि करती है। जो अधिकतर जो विकास योजनाएं दीर्घकालीन होती हैं और उनके फलस्वरूप जो पूंजी का निर्माण होता है, यानी कि उनके फलस्वरूप पूंजी का क्या होता है, निर्माण होता है। इन पूंजीगत और दीर्घकालीन योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है। यह धन केवल करों द्वारा एकत्रित नहीं किया जा सकता, इसके लिए ऋण प्राप्त करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास के लिए जो आपका सार्वजनिक जो ऋण होता है उसका इम्पोर्टेंट रोल है। फिर आता है निर्धनता के दुष्चक्र से बचाओ। तो इस प्रकार हम देखते हैं भाई, जो अविकसित जो देश होते हैं उनमें जो निर्धनता का दुष्चक्र है वो लगातार बना रहता है। तो उनमें जो अविकसित देश होते हैं उनके अंदर निर्धनता का दुष्चक्र पाया जाता है। इन देशों में जो पूंजी निर्माण क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ पर बचत कम होती है। और बचत इसलिए कम होती है क्योंकि लोगों की आय कम होती है, और आय इसलिए कम होती है क्योंकि उत्पादकता में कमी होती है, और उत्पादकता क्यों कम होती है, क्योंकि पूंजी निर्माण कम होता है। तो इस प्रकार से ये जो चक्कर होता है, निर्धनता का दुष्चक्कर है, वो चलता रहता है। तो इस दुष्चक्कर को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि सरकार निवेश की मात्रा में वृद्धि करे, और निवेश की मात्रा में वृद्धि करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और निवेश के लिए धन को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक ऋण बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। आगे हम देखते हैं सामाजिक कल्याण। जो अगला जो इसका महत्व है वो आपका है सामाजिक कल्याण के अंदर। आधुनिक अर्थशास्त्री विश्वास रखते हैं कि देश के आर्थिक विकास के लिए मानव पूंजी का बहुत अधिक महत्व है, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मानव पूंजी की उन्नति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामान्य बीमा आदि सामाजिक कल्याण योजनाओं का विकास आवश्यक है। इन योजनाओं को चलाने के लिए सरकार को काफ़ी धन की आवश्यकता पड़ती है। यह धन सार्वजनिक ऋण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर आता संकट काल, इनके जब भी मानते हैं वह किसी भी देश के अंदर संकट आ जाता है तो संकटकालीन अवस्था में सरकार के जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं, परंतु उस अनुपात में नहीं बढ़ने पाती। युद्ध, बाढ़, महामारी, अकाल आदि के समय सरकार को काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है। तो इस धन की पूर्ति के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, सार्वजनिक ऋण लेना पड़ता है, या जो ये धन की जो पूर्ति होती है ये सार्वजनिक ऋण के द्वारा की जाती है। फिर आती है आर्थिक स्थिरीकरण, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सरकार को आर्थिक स्थिरीकरण के कारण भी सार्वजनिक ऋण लेने पड़ते हैं। कई बार देश में लोगों के पास मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, इसके फलस्वरूप कीमतें बढ़ जाती है। बढ़ी हुई कीमतों को कम करने के लिए मुद्रा की पूर्ति को कम करना आवश्यक होता है। मुद्रा का प्रसार कम करने के लिए सरकार धन की आवश्यकता न होते हुए भी क्या करती है, जनता से ऋण लेती है। फिर आती है आपकी मंदी से रक्षा। लॉर्ड केन्स के अनुसार देश में मंदी की अवस्था को दूर करने के लिए सार्वजनिक ऋण का महत्वपूर्ण साधन है। जो मंदी की अवस्था पाई जाती है अविकसित देशों के अंदर, उसको दूर करने के लिए सार्वजनिक ऋण का क्या है, बहुत ही महत्व है। मंदी के समय देश में जो एग्रीगेटेड सब डिमांड होती है, कुल जो मांग होती है वो कम हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप जो उत्पादन है और बेरोजगारी वो क्या है, बढ़ जाती है। कम उत्पादन और बेरोजगारी की अवस्था से बचने के लिए सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना आवश्यक है, और इससे देश में मांग बढ़ेगी तथा उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होगी। सार्वजनिक ऋण बेरोजगारी को दूर करने का महत्वपूर्ण साधन है। ये जो भी सार्वजनिक जो ऋण होते हैं वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण साधन होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता अविकसित देशों को विशेष महत्व। अविकसित देशों में सार्वजनिक ऋण का विशेष महत्व है। इन देशों में करों के द्वारा केवल एक सीमित मात्रा में आय प्राप्त होती है। यहाँ कर व्यवस्था में परिवर्तनशीलता और उत्पादकता का अभाव होता है। जनता अतिरिक्त कराधान और करों की दरों में होने वाली वृद्धि दोनों का विरोध करती है। करों की चोरी भी यहाँ की जाती है। तो सार्वजनिक ऋण ऐच्छिक होता है। इसके फलस्वरूप उपभोग तो कम घटता है, परंतु बचत को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार से अविकसित देशों में करों द्वारा धन एकत्रित करने की एक सीमा होती है, तो सार्वजनिक ऋण का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अस्थायी घाटा को पूरा करने के लिए, बजट के अस्थायी घाटे को पूरा करने के लिए भी सरकार ऋण लेती है। इसका कारण यह है कि करों से जल्दी आय प्राप्त नहीं हो पाती तथा अस्थायी करों का लोग विरोध करते हैं। सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना, सरकार सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना के लिए काफ़ी मात्रा में ऋण लेती है।
सरकार को कई कारणों से निजी क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करना पड़ सकता है अथवा बीमार इकाइयों का स्वामित्व ग्रहण करना पड़ सकता है। इनके कई कारणों से जो निजी क्षेत्र है उसका नेशनलाइजेशन करना पड़ता है, या जो बीमार इकाइयां हैं, जो बीमार उद्योग है, उनका स्वामित्व भी ग्रहण करना पड़ सकता है। तो इन कार्यों के वित्त की व्यवस्था के लिए ऋण लिए जाते हैं। आगे हम जो आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक आपका यही है भाई, जो सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ पब्लिक डेबिट। तो आगे हम देखते हैं जो इसके सोर्स क्या क्या हैं, सार्वजनिक ऋण के स्रोत क्या हैं। अगर मौलिक रूप से हम बात करें तो जो आपके दो प्रकार के जो इसके अंदर स्रोत लिए जाते हैं सार्वजनिक ऋण के, एक तो होते हैं आपके आंतरिक स्रोत और एक होते हैं आपके बाह्य स्रोत। आंतरिक या बाह्य स्रोत, तो सबसे पहले हम देखते हैं आंतरिक स्रोत क्या होते हैं। तो देश की घरेलू सीमा के अंदर सरकार, मान लेते हैं जो आंतरिक स्रोतों में देखते हैं, देश की घरेलू सीमा के ही अंदर जो सरकार होती है वो निजी व्यक्तियों से, व्यापारिक बैंकों से, गैर बैंकिंग वित्तीय जो मध्यस्थों से या संस्थाओं से, केंद्रीय बैंक से ऋण ले सकती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, आंतरिक स्रोत कहते हैं। और इसी प्रकार देश की घरेलू सीमा से बाहर सरकार क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं या जो मित्र देश होते हैं उनसे ऋण ले सकती है। तो इस प्रकार से हम सब देखते हैं जो आंतरिक स्रोत क्या होते हैं। आंतरिक स्रोत इंटरनल जो सोर्सेज है वो क्या है। घाटे की स्थिति में किसी भी देश की सरकार देश के भीतर निजी व्यक्तियों से, विभिन्न संस्थाओं से मुद्रा उधार ले सकती है। ये सभी स्रोत घरेलू या आंतरिक ऋण के स्रोत हैं। इनके देश की घरेलू सीमा के अंदर जो भी सरकार जिससे भी जो ऋण लेती है, जैसे निजी व्यक्ति है या विभिन्न जो वित्तीय संस्थाएं हैं या केंद्रीय बैंक हैं, उनसे जो सरकार ऋण लेती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आंतरिक स्रोत कहते हैं। तो ये ऋण देश की मुद्रा में लिए जाते हैं और पूंजी की जो वापसी है या पुनः भुगतान है और ब्याज का जो भुगतान है वो उसी देश की मुद्रा के अंदर किया जाता है, देश की मुद्रा के अंदर ही किया जाता है। तो आगे हम देख सकते हैं जो आंतरिक स्रोत देश के आर्थिक विकास और आय के समांतर वितरण में काफ़ी सहायक होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है निजी व्यक्तियों से उधार। देश के भीतर निवास करने वाले, देश के भीतर जितने भी व्यक्ति निवास करने वाले व्यक्ति होते हैं उनसे भी सरकार क्या ले सकती है, ऋण ले सकती है। देश के भीतर निवास करने वाले विभिन्न व्यक्ति भी घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को कोष उपलब्ध करवा सकते हैं। यानी कि जितने देश के अंदर जो भी विभिन्न व्यक्ति रहते हैं वो भी क्या है, घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को कोष उपलब्ध करवा सकते हैं। सरकार बॉन्ड्स को बेचकर निजी व्यक्तियों से धनराशि लेती है। इनके सरकार जो बॉन्ड्स होते हैं उनको बेचकर निजी व्यक्तियों से धनराशि क्या लेती है, इकट्ठी कर लेती है। सरकार जब खुले बाजार में बॉन्ड्स को बेचती है वे व्यक्ति उन्हें खरीदते हैं और उनके पास अधिक मुद्रा हो जाती है और वे इसके बदले में काफ़ी प्रतिफल की दर, इनके रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी ज़्यादा प्राप्त करते हैं सरकार से। तो इस प्रकार बॉन्ड्स को बेचकर सरकार सार्वजनिक ऋण एकत्रित कर सकती है। निजी व्यक्तियों से क्या कर सकती है, वो सार्वजनिक ऋण बॉन्ड्स को बेचकर प्राप्त कर सकती है। उसके बाद व्यापारिक बैंकों से ऋण। व्यापारिक बैंक भी सार्वजनिक ऋण के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। खुले बाजार में निजी व्यक्तियों की भांति ये बैंक सरकारी बॉन्ड्स खरीदते हैं। व्यापारिक बैंक अपने कोषों से न केवल सरकारी बॉन्ड ही खरीदते हैं बल्कि साख निर्माण की प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त क्रय शक्ति का क्या करते हैं, ये प्रजनन करते हैं। साख निर्माण भी ये बैंक क्या करते हैं, साख निर्माण में भी इन बैंकों का महत्वपूर्ण रोल होता है, जो भी आपके व्यापारिक बैंक होते हैं। आगे हम देखते हैं जो आपका गैर बैंकिंग जो संस्थाएं हैं। व्यापारिक बैंकों के अतिरिक्त देश में कई गैर बैंकिंग संस्थाएं भी हैं जो आंतरिक ऋण के क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये संस्थाएं हम जैसे जीवन बीमा कंपनी LIC है, ट्रस्ट है, कुछ अन्य वित्तीय संस्थाएं भी हम इसके अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका केंद्रीय बैंक। जो आपका केंद्रीय बैंक है देश का सर्वोच्च अपेक्स वित्तीय संस्था होती है और सरकारी ऋण का एक स्रोत भी है। सरकारी बॉन्डों में अपना अंशदान देकर केंद्रीय बैंक बजट के घाटे को पूरा करने के लिए कोष उपलब्ध कराता है। फिर इसके अंदर आता है, आगे हम देखते हैं बाहरी स्रोत। एक्सटर्नल जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, पब्लिक ऋण के। किसी भी देश की सरकार अन्य देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी ऋण लेती है। ये सभी सार्वजनिक ऋण के बाहरी स्रोत हैं। ये ऋण विदेशी मुद्रा में प्राप्त होते हैं और इनका प्रयोग विकास परियोजनाओं के वित्त प्रबंधन के लिए किया जाता है। सुरक्षा व्यय को पूरा करने के लिए अथवा प्रतिकूल भुगतान से इसको सही करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो क्या क्या स्रोत हैं जो आपके बाहरी स्रोत हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, आपकी IMF है,
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है IBRD है, वर्ल्ड बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है IDA है, एशियन विकास बैंक है ADB है, आदि जितनी भी अपनी जो भी वित्तीय संस्थाएं होती है अपने सदस्य देशों को विकास के लिए क्या देती है, वो ऋण देती है। ये संस्थाएं सदस्य देशों को विकास परियोजनाओं के लिए तथा प्रतिकूल भुगतान से इसको सुधारने के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लॉन्ग रन के लिए भी और शॉर्ट रन के लिए भी क्या करती है, ऋण देती है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता मित्र देश। सरकार अपने मित्र देशों से भी कोष उधार लेती है और बाहरी ऋणों का यह भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मित्र देशों से ये ऋण सरकार विकास परियोजनाओं के लिए लेती है। तो इस प्रकार से ये आपके जो आपके आंतरिक और जो बाह्य स्रोत थे वह कितने, इस प्रकार से आंतरिक के अंदर हम देखते हैं भाई निजी व्यक्तियों से उधार ले सकती है सरकार, वो क्या बॉन्ड के थ्रू ले सकती है, बॉन्ड्स के थ्रू ले सकती है, और व्यापारिक बैंकों से भी क्या है बॉन्ड्स के थ्रू ले सकती है। जबकि गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं LIC है, ट्रस्ट है, उनसे भी क्या कर ले सकती है, गवर्नमेंट ऋण ले सकती है। केंद्रीय बैंक तो जो आपका ऋण का जो मेन अपेक्स जो संस्था होती है, सर्वोच्च संस्था होती है, जो ऋण ज़्यादातर जो मैक्सिमम जो ऋण प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो आपके केंद्रीय बैंक के द्वारा ही सरकार को दिए जाते हैं। एक्सटर्नल की बात करें तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं होती हैं या जो मित्र देश होते हैं उनसे ऋण लिया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो इफेक्ट ऑफ पब्लिक डेबिट, यानी कि जो सार्वजनिक जो ऋण है उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, जो सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक ऋण लिए जाते हैं उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी देश के ऊपर।